साधना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। सम्मानित मंच, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ आसाम के सारे आयोजक जन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं और माननीय पुष्पेन जी असम की इस पुण्य भूमि पे हैं और उस वक्त पे हैं असम में और गुवाहाटी में जब हम सब ये जानते हैं कि असम राज्य किस तरह के हालातों से और किस तरह के फॉरेन और इंटरनल डिस्टरबेंसेस के हालात से गुजर रहा है। चाहे हम लोग दिल्ली में हो, चाहे हम लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हो, चाहे आज असम में हो, असम की जो समस्या है मुझे लगता है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हम सब जानते हैं कि असम में इस समय किस तरह के हालात हैं और किस तरह से जो यहाँ के सबसे बड़ी समस्या है और जो सबसे बड़ी जड़ है, फॉरेन इन्वेजन और इलीगल इमिग्रेशन, ये दोनों किस तरह से यहाँ पे कालांतर में समय समय पे बढ़ता चला जा रहा है, ये हमने देखा है। और आज उसका जो हीट है, उसका जो ब्रंट है, हम सब महसूस कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं असम में जो हिंदू विहीन हो चुके हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं असम में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। और जिस तरह से इलीगल इमिग्रेशन का यहाँ पे हालात उत्पन्न हुए हैं, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की इशू में बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है। उसकी वजह से यहाँ की जो इंडिजिनियस सभ्यता है, ट्राइबल सभ्यता है, जो यहाँ के असम के लोगों की अपनी सभ्यता है, उस सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की तरफ इलीगल इमिग्रेंट्स ने बहुत बड़ा काम किया है। इन सारी समस्याओं के बीच आज जब हम लोग आपके सामने आए हैं और ये संवाद कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश को अगर सबसे पहले इलीगल इमिग्रेशन की समस्या किसी ने बताई है या समझाई है, तो वो असम और कश्मीर, दो ऐसे राज्य हैं जहां से ये समस्या उत्पन्न हुई और जहां पे हमने देखा है कि इलीगल इमिग्रेशन की वजह से किस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं। मुझे याद है एक लॉ स्टूडेंट के नाते असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने मुझे याद है एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते जब हम लोग लॉ कॉलेजेस में थे तो हम लोगों को सर्बानंद सोनोवाल का केस पढ़ाया जाता था, उसका हम लोग अध्ययन करते थे। और वो केस इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पे एक मील का पत्थर बना और उसमें बात रखी गई कि जहां जहां पे डेमोग्राफिकल चेंजेस होते हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज होती है। उस केस में होम मिनिस्ट्री ने यह एफिडेविट दिया कि जो इलीगल इमिग्रेशन की समस्या है, इसे किसी भी तरह से सेकुलरिज्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जो ये ज्योग्राफिकल समस्या उत्पन्न हो रही है और जिस तरह से बाहरी लोगों का यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है, इस इन्फ्लक्स को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस और दिशा निर्देश इशू किए। पर समय रहते हुए पिछले विगत 17 सालों में उस जजमेंट के रहते हुए भी वो समस्या जस की तस रही। और ये क्लासिक एग्जांपल है, ये दिखाता है कि चाहे कानूनी रूप से, और इसीलिए आज मैं आपके सामने भी हूं, कि चाहे कानूनी रूप से जितने कदम उठाए जाए, जब तक लोगों को अवेयर करने का काम नहीं किया जाएगा, जब तक इस समस्या की जड़ पे हिट करने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक चाहे आप जितने कानून बनाते रहिए, जितने जजमेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट से लाते रहिए, पर समस्या जस की तस रही। उस समय जो सरकार के आंकड़े थे
सुप्रीम कोर्ट के सामने इलीगल इमिग्रेशन के, वो करीब 12-13% या 15% के थे, और आज की डेट में 40.3% पॉपुलेशन बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे हो चुकी है इलीगल इमिग्रेंट्स की। तो सवाल ये बनता है कि इस सिचुएशन से निपटा कैसे जाए। कब वो दिन आएगा जब असम में एनआरसी लागू होगी? कब वो दिन आएगा जब असम के जो मूल लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी, उनको उनका हक मिलेगा? और इस चिंता को व्यक्त करते हुए, इस चिंता को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए आज मैं और माननीय पुष्पेंद्र जी आपके सामने आए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सबने कश्मीर का वो बर्बर रूप देखा है जहां पे हमारे माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया गया, बर्बरता की गई। इस इंडिपेंडेंट इंडिया में 1990 के दशक में आवाज लगाई गई, नारे गूंजे, या तो यहां पे रहो, या तो यहां से चले जाओ, या तो मर जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ। ये तीन ही ऑप्शंस हमें दिए गए। और जिस तरह से वहां पे हिंदू समाज के लोगों का पलायन हुआ, परसिक्यूशन हुआ, वो हम सबने देखा है। और 30 साल बाद भी आज भी कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिल पाया। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए अपनी याचिका को लेके रूट्स इन कश्मीर की तरफ से, और ये कहा कि जो हिंदू पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता हुई है, अन्याय हुआ है, उसके ऊपर कोई जांच की जाए, उसके ऊपर कोई कमीशन बैठाया जाए, तो उस तरह के कमीशन की कोई इजाजत नहीं दी गई। तो मैं आपके सामने आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में दो तरह के कानून और संविधान चल रहे हैं। एक तरफ अगर गोधरा होता है तो तुरंत एसआईटी और जांच और सारे आयोग बैठ जाते हैं। अगर सिख दंगे होते हैं तो सारे जांच कमेटी, आयोग सब कुछ बैठ जाता है। पर अगर कश्मीरी पंडितों का प्रोसिक्यूशन होता है तो कोई इंक्वायरी, कोई जांच, कोई कमीशन बैठता नहीं है। और इनफैक्ट इसको मानने से भी मना कर दिया जाता है बहुत सारे बुद्धिजीवियों द्वारा कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं। और ये बोलने के लिए भी लोगों को मना कर दिया जाता है कि अगर आप बोलेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। अभी मुझे याद है इजराइल के एक बहुत ही हाई डिग्नेटरी ने कश्मीर फाइल्स में बयान दिया कि ये एक एब्सर्ड फिल्म है। तो सवाल यह है कि आज हम विश्व पटल पे और राष्ट्रीय पटल पे किस तरह की मानसिकता से लड़ रहे हैं। और मैं असम की धरती पे खड़े होकर बात कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर में हालात हुए थे, उन हालातों से हमें सीखना पड़ेगा और समय रहते हुए सीखना पड़ेगा। इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम और आप कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ के, हम और आप आपस के डिफरेंसेस को भूल के, हम और आप अपने समाज की जितनी कुरीतियां हैं उसको हटाते हुए एकजुट हो जाए, एक यूनाइटेड हो जाए। और मैं आज यहां पे पुष्पेंद्र जी हम लोग के समक्ष बैठे हैं, उन्होंने यही चिंतन, यही विचारधारा लोगों के बीच फैलाने का काम किया है कि जब भी आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, जब भी आप अपने निजी इंटरेस्ट को हटा के, कास्ट सिस्टम को हटा के, समाज की कुरीतियों को हटा के अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, तो हमारा समाज, हमारा ये पूरा सिस्टम, हमारा पूरा सनातन समाज कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर हमारा सनातन समाज एकजुट रहे तो उसको कोई छू भी पाए। और इसीलिए मैं आज असम की धरती से ये बात कहना चाहता हूं कि असम के दो लोगों ने इस बात को, इस पूरे मैसेज को, इस पूरे पर्पस को जीवंत रूप से हमें दिखाया है। असम के एक हमारे शेर, जो इस समय रिपब्लिक चैनल के मालिक हैं, माननीय अर्णब गोस्वामी जी, उन्होंने किस तरह से ये बताया कि अगर असम का कोई व्यक्ति ठान ले कि राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रवाद की बात
अगर देश के पटल पर रखनी है तो किस तरह से स्ट्रगल करके आज उन्होंने अपने खुद का चैनल खोला है और जितनी राष्ट्रवाद की बातें होती हैं वो उनके चैनल के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित की जाती है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बहुत लंबी स्ट्रगल है जो हम लोगों ने एज आउटसाइडर देखी है माननीय अर्णब गोस्वामी जी की। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं यहां पे कि मेरे कोई ऑब्लिक मोटिव्स है, ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि मीडिया सेटअप में उस सिस्टम में रहते हुए असम के एक बच्चे ने दिल्ली की ल्यूटेंस के इस सेकुलर सेटअप के बीच में जॉब करते हुए अलग अलग चैनलों में आज इस तरह का मुकाम हासिल किया कि उन्होंने अपने खुद का चैनल खोला और चाहे अत्याचार हो, चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़े, अगर जेल जाना हुआ तो जेल भी गए और तब भी अपने मुद्दे से, अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे से पीछे नहीं हटे। ये बहुत बड़ा सबक है। और सबसे बड़ी बात, जो 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, उस फैसले आने में, उस जजमेंट आने में असम की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर राम मंदिर के केस में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रंजन गोगोई ने जिस तरह से अध्यक्षता करते हुए सारे विरोध, सारे षड्यंत्र और कुचक्र, सारी कॉन्स्पिरेसीज को झेलते हुए जजमेंट दिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं उस केस में वकील होने के नाते कि ये मिराकुलस था। वरना जिस तरह के षड्यंत्र, कुचक्र और कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, जिस तरह के प्रोवोकेशन किए गए थे कोर्ट में, जिस तरह से उन्होंने माननीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने अपने टेम्परामेंट को होल्ड किया, उनका टेम्परामेंट हम सब जानते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने टेम्परामेंट को होल्ड करते हुए, सारी बदतमीजियों को सहते हुए, राष्ट्र के नाते, न्याय के नाते, जस्टिस के नाते, उन सबको झेलते हुए जो जजमेंट दिया 9 नवंबर 2019 को, ये अपने आप में मिराकुलस था। कोई वकील, सीनियर एडवोकेट चीफ जस्टिस की कोर्ट में राम मंदिर का नक्शा फाड़ रहा है और उसके बाद भी उस चीज को झेलना। कोई वकील ये कह रहा है कि हम वॉकआउट कर जाएंगे केस से, आप केस मत डिसाइड करिए। कोई वकील ये कह रहा है कि आप इसको 2019 के चुनाव के बाद डिसाइड करिए। इन सारे झंझावात के बीच में अपने संयम को मेंटेन करते हुए न्याय की दृष्टि से, जस्टिस की दृष्टि से इन सारी चीजों को एडजुडिकेट करना एक बहुत बड़ा टास्क था, जो मैं मानता हूं ऑनरेबल मिस्टर रंजन गोगोई ही शायद कर पाए, नहीं तो मैं ऐसा नहीं देख पाता हूं। एज ए लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैं उनसे पहले के ऐसे बहुत सारे फ्यूचर चीफ जस्टिस हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि और कोई शायद इस अपहिल टास्क को कंप्लीट नहीं करता। और जिस तरह का जजमेंट आया 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के फैसले में, और जो प्रपोजिशन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कहे हैं, लिखे हैं, प्रोपाउंड किए हैं, वो अपने आप में बड़े साउंड लीगल प्रिंसिपल्स है, जिसकी वजह से आज हम ये लीगल लड़ाई जीते भी हैं और आगे आने वाले जो केसेस हैं उसकी आधारशिला 9 नवंबर 2019 को रखी गई है। अगर अपनी बात को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में हिंदू देवी देवताओं का अस्तित्व माना। आज हम सब जानते हैं कि जब किसी मंदिर में किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनका शयन से लेके, भोग से लेके, सुबह की आरती से लेके शाम के शयन तक, भोग प्रसाद, सब कुछ एक लिविंग एंटिटी की तरह किया जाता है, एक जीवंत प्राणी की तरह किया जाता है, जैसे वो एक लिविंग एंटिटी हो। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कंसेप्ट ही यही है कि देवता को आह्वान करके उस
मूर्ति में विराजमान किया जाता है और ये माना जाता है कि आज से इस मूर्ति में देवता का अस्तित्व विराजमान है, देवता विराजमान है और ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, इसका लिविंग एंटिटी है, इनका अस्तित्व है। ये तो हमारा हिंदू शास्त्र था। पर क्या कभी हमने और आपने ये कल्पना भी की थी कि इस सेकुलर संविधान में हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस अपनाएंगे और ये बात कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कहा कि हिंदू देवी देवता एक लिविंग एंटिटी होते हैं, एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी होते हैं, वो अजर अमर होते हैं, शाश्वत होते हैं। आप भले ही मंदिर को तोड़ दो, मूर्ति को तोड़ दो, पर जो देवता का अस्तित्व होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इस तरह का जजमेंट लाना, इतनी सारी रिसर्च करना, चाहे वो बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ हो, चाहे वो शास्त्री साहब का हिंदू लॉ हो, चाहे वो पीवी काणे का हिंदू लॉ हो, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अस्तित्व, हिंदू थीम, हिंदू कंसेप्ट, मंदिर क्यों बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है, स्वयंभू देवता क्या होता है, इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उतारना यह आसान काम नहीं था। और साथ ही साथ अगर कभी देवता के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अगर कभी कोई ट्रस्ट बनाया जाता है मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर के संचालन के लिए, और वो ट्रस्ट अगर मंदिर के मूल भावना के खिलाफ, देवता के अस्तित्व के खिलाफ काम करता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि भक्त को भी इक्वल राइट है और भक्त को हायर राइट है कोर्ट जाने का, और अगर देवता के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ होता है तो भक्त भी सामने आ सकता है और केस फाइल कर सकता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होल्ड किया गया कि भक्त को हायर राइट है कोर्ट में जाने का और देवता के लिए लड़ाई लड़ने का। वक्फ क्या होता है, वक्फ बाय यूजर क्या होता है, वक्फ बाय यूजर की क्या परिभाषा है, उन सारी चीजों पे जजमेंट दिया गया। राम मंदिर के केस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितने हमारे हिंदू शास्त्रीय लॉ थे वो एजेंडा के माध्यम से उसको अफोर्ड किया गया और कहा गया कि भगवान राम के दर्शन करके जो सरयू में स्नान करके भगवान राम के दर्शन करता है वो मोक्ष का लाभार्थी होता है। और किस तरह से राम मंदिर का केस एक उदाहरण बना कि जो यात्रा वेदांत लोगों ने बिताया, जो ट्रैवलर्स आए वहां पे, चाहे वो आईने अकबरी की किताब हो, चाहे बुकनर की किताब हो, चाहे फ्रेंच ट्रैवलर्स हो, चाहे चाइनीज ट्रैवलर्स हो, चाहे इटालियन ट्रैवलर्स हो, चाहे मनुची हो, ये जितने लोग वहां पे आए और जिन्होंने विजिट किया और ये बात पाई कि हाँ वहां पे मंदिर था, लोग पूजा कर रहे थे, और उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट, ये सब एक बहुत बड़ा फाउंडेशनल स्टोन बनी हमारे पूरे सनातन समाज के लिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए, हमारे गौरव को वापस लाने। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश की मेन लाइन स्ट्रीम में, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी जिक्र हुआ काशी, मथुरा, गौशाला, ताजमहल का, तो मैं मानता हूं कि हम और आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। आपका जो कनेक्शन है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है मेन लाइन स्ट्रीम में, वो हमेशा रहा है, और इसीलिए आज जो आपकी समस्या है हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वो समस्या पूरे देश की है। और जब तक हम जैसे लोग, चाहे जो लीगल क्षेत्र में हो, चाहे पुष्पेन जी हो, चाहे और लोग हो जो अलग अलग माध्यम से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जब तक वो असम के लिए, असम की समस्या के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको निभाने में आगे नहीं बढ़ पाए। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि असम आने से पहले, आप सबके समक्ष आने से पहले और लीगल करियर में आने से पहले, जो आप लोगों का दर्द है, जो आप लोगों का दुख है, जो यहां पे बर्बरताएं हुई हैं, जो यहां पे कत्लेआम हुआ है, उन कत्लेआम से हम भी रूबरू हैं,
माननीय पुष्पेंद्र जी भी रूबरू हैं, और दिल में दर्द है, दिल में दुख है कि ये जो यहाँ पे बर्बरताएं हुई हैं, ये हम अपने समय रहते हुए आगे इसको रोकें और किसी भी तरह से एक ऐसी यूनिटी पैदा करें अपने अंदर, अपने माध्यम से, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम और आप यूनाइटेड हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि असम को हम इलीगल इमिग्रेशन की समस्या से मुक्त कर पाए। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमें और आपको यूनाइटेड होने की। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग माननीय पुष्पेंद्र जी को सुनने के लिए उत्सुक है, उससे ज्यादा मैं भी उत्सुक हूं। काशी के केस में जब हमने, और काशी के केस में मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे आपके सामने इसको बहुत फ्रैंकली शेयर करना चाहता हूं कि काशी के केस में जब हमने रिसर्च की, सारे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, हमने सारे काशी खंड, काशी का पूरा इतिहास और वहां पे कौन कौन ट्रैवलर्स आए थे, राम मंदिर की तर्ज पे, जिस तरह से राम मंदिर एक बहुत बड़ी सीख बनी इन सारे केसेस करने के लिए। जब उस लेवल की हमने रिसर्च की और पाया कि यहाँ पे काशी का क्या महत्व है हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए, हमने ये पाया कि यहाँ पे ऑलरेडी शिवलिंग एग्जिस्ट करता है। हमारी रिसर्च ने ऐसा कहा, कमीशन से पहले की बात बता रहा। और साथ ही साथ वहां पे क्या लीगल हिस्ट्री है, उसमें क्या रिसर्च है, क्या लीगल पॉइंट्स है। जब ये सारी चीजें हमने रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि किस तरह की कॉस्मिक एनर्जी हम लोगों के अंदर संचार लेती है। और आप देखिए, मैं ये क्लासिक उदाहरण देना चाहता हूं काशी के केस में, कि अगर आज हम और आप यूनाइटेड हो जाएं तो कोई भी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन से भी हम निकलने की क्षमता रखते हैं। यह हमारी सिविलाइजेशन की ताकत है। और काशी के केस का जीता जाता उदाहरण बताता हूं। जब हमने ये मुकदमा फाइल किया काशी के केस में, तो एक केस इसमें 1991 से चल रहा है और उसमें वो मामला इसी चक्कर में फंसा हुआ था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है, वक्फ एक्ट से बाधित है कि नहीं है, ओरिजिनली सिविल जज साहब ने व्यू लिया कि नहीं है, बाधित है। उसके अगेंस्ट हिंदू पक्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, वहां से वो जीत गया। उसके अगेंस्ट 1997 में अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की और 1997 से 2023 तक उनकी पिटीशन वही पेंडिंग रही, वो पूरी केस की प्रोसीडिंग स्टे रही। पर हमारे आपके बीच में से जो हमारे आपका भाव है, जब वो जागृत होता है तब क्या होता है, और जब ईश्वर की अनुकंपा होती तब क्या होता है। जब हमने केस काशी के केस में दाखिल किया, दाखिल करने के बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि दिवाकर साहब जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, उन्होंने वहां पे कमीशन की कार्रवाई को ऑर्डर किया कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी किया जाए और जो मौका मुआयने की एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो हमें निकाल के दी जाए। इसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में 21 अप्रैल को हार गया और बहरहाल कमीशन की कार्रवाई आगे चालू हुई। जब उस कमीशन की कार्रवाई में मैं जाने वाला था तो मैंने माननीय पुष्पेंद्र जी से ये सारी चीजें डिस्कस की, तो उन्होंने कहा विष्णु भाई आप जाइए, बिल्कुल पीछे मत हटिए, बिल्कुल मत डरिए, हम सब आपके साथ हैं, हमारी पूरी ताकत आपके साथ है, आप जाइए। इस तरह का एक बड़े भाई के नाते, एक राष्ट्रीय चिंतक होने के नाते आश्वासन देते हुए उन सारे केसेस में हम आगे बढ़े। और जब कमीशन हुआ, आपको बताने में मुझे कोई संदेह नहीं है, भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के हमारी मंदिरों के चिन्ह मिले, संस्कृत के श्लोक मिले, घंटियां मिली। जो गुंबद बना हुआ है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है जिसको काट के ऊपर गुंबद बनाया हुआ है। पूरी वेस्टर्न वॉल नागर शैली के मंदिर होने की चीख चीख के गवाही दे रही है। और जो कैलेंडर है वहां पे अंदर कैलेंडर लगा हुआ था, ज्ञानव्यापी कैलेंडर, ज्ञानव्यापी मस्जिद। उस कैलेंडर को उठा के देखा तो उसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह मिले, डमरू के चिन्ह मिले। और
16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का, जब उन 3 गुम्बद के सामने जो वजू किया जाता था, उस वजू एरिया में पहुंचे तो उसके बीचों बीच एक स्ट्रक्चर मिला। तो मैंने कमीशन महोदय से कहा कि यहाँ पे जरा पानी खाली करके हमें दिखाया जाए कि इसके नीचे क्या है। तो उन्होंने पहले कहा कि इसके अंदर मछलियां या मछलियां मर जाएंगी। तो हम लोगों ने कहा कि चिंता मत करिए, हम लोग जैन समाज से आते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि मछलियां मरे। और राज्य सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। अगले दिन 16 मई को राज्य सरकार ने वहां पे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया और पानी 2 फीट कम किया गया। यकीन मानिए 16 मई बुद्ध पूर्णिमा सोमवार के दिन जब मैं और मेरी टीम माननीय पुष्पेंद्र जी के आशीर्वाद से वहां अंदर पहुंची तो कुछ समय के लिए हम भूल गए कि हम वकील हैं और अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को देख के मैं चीख उठा, चिल्ला उठा, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये बहुत बड़ी घटना है। और उसी समय, उसी क्षण ये निश्चय किया कि ये आखिरी दिन है, ये समय का आखिरी क्षण है जब हमारे आराध्य के ऊपर वजू हो रही, जब उनकी बेअदबी हो रही। हम सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब के सामने गए और उनसे तत्काल रिक्वेस्ट की कि इस एरिया को सील किया जाए। उस एरिया को सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने सील करने का ऑर्डर कर दिया। और सीलिंग के ऑर्डर के बाद मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम और आप यूनाइटेड हो जाए तो किस तरह से कॉस्मिक एनर्जीज भी आपके साथ उतरने के लिए मजबूर हो जाती है। जिसका जीता जाता उदाहरण, सीलिंग के उस ऑर्डर को मेरे पास रात में तमाम फोन आए, बहुत फोन आए कि साहब ये ऑर्डर तो स्टे हो जाएगा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगी, वहां पे वजू दोबारा चालू हो जाएगा, आप कुछ करिए। और सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे पिताजी की उस समय तबीयत खराब हो गई, वो उसी दिन हॉस्पिटलाइज हो गए। तो मैंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगी तो हम अपीयर होंगे और अपना जवाब देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ काम हर आदमी के हाथ में नहीं होते और उसका जीता जागता उदाहरण ये घटना है। 16 मई को जब सिविल जज साहब ने उस सीलिंग के ऑर्डर को, उस एरिया को सील किया तो मुस्लिम पक्ष उस ऑर्डर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीधे सीधे तो हमें लॉ में ये सिखाया जाता है कि अगर सिविल कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो उसके खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। पर उनके कानून अलग है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को एंटरटेन भी किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि सामने सीलिंग के ऑर्डर को हटा दिया जाए, हमें वहां पर दोबारा वजू करने की परमिशन दी जाए। और उस समय जब इस तरह की मांग और इस तरह का प्रेशर बिल्डअप करा जा रहा था, तब उस समय जो केंद्र सरकार के वकील थे, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर इस शिवलिंग को टच भी कर लिया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारी आपकी ताकत है। जो आपने आज 2014 में किया, जो 2019 में किया, ये उसी का कारण है, ये उसी का नतीजा है कि जो सीलिंग का ऑर्डर था वो इंटैक्ट रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग के एरिया पे वजू नहीं होगा, आपको वजू करना है, नमाज पढ़ना है, आप सेपरेट करिए, पर वो एरिया सील रहेगा। और आज की स्थिति यह है कि वो शिवलिंग का एरिया सील्ड है। अब हम और आप लड़ाई लड़ेंगे बहुत जल्द कि वहां पे हम पूजा कैसे स्टार्ट करें। और मैं आज आपके सामने असम की धरती से कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। हम और आपको बस एक यूनाइटेड होना है, हम और आपको बस एक मत होना है। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने बाबा के मूल स्थान पे, जो हमारा आदि विशेश्वर का ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है, वहां पे हम पूजा अर्चना, भोग, अभिषेक, रुद्राभिषेक, ये सारी चीजें बहुत जल्द साथ करें। मैंने ये घटना आपको इसलिए बताई कि अगर हम और आप यूनाइटेड हो जाए, हम और आप एकजुट हो जाए, तो जितनी समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं का निवारण, उसका जितना डिस्पोजल है, ये हमारी आपकी एकजुटता में है।
अगर आज हम और आप कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दें, और मैं आपको आज धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं असम में आके आप इतने वरिष्ठ लोगों के सामने अपनी बात रख पाऊं। यह आप लोगों का बड़प्पन है कि एक यूपी और दिल्ली के व्यक्ति को आप बुला रहे हैं और ये मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि हम आपसे संवाद कर सकें। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आज आप स्टेट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोच रहे हैं। और इसी तरह से ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हमें आपको अपने राज्य की पॉलिटिक्स से, अपने कास्ट की पॉलिटिक्स से, अपने अंदर के मतभेदों से ऊपर उठ के जब हम सोचेंगे, और जैसे कि पुष्पेंद्र जी हर भाषण में कहते हैं, जब राष्ट्र के बारे में हम सोचेंगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा हुई है वर्ल्ड में जो सनातन समाज को हरा पाए। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में हम सबके सामने, चाहे असम में इलीगल इमिग्रेशन की चुनौती है, चाहे वक्फ एक्ट की चुनौती है, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चुनौती है, चाहे माइनॉरिटीज के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है उसकी चुनौती है, जितनी भी चुनौती है, उन सारी चुनौती को हम और आप मिलकर एकजुट होकर उसका निवारण कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमें और आपको एकजुट होने की। मैं अपनी वाणी को भगत सिंह के कुछ शब्दों में बयां करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जो धारणा हमारे मन में रहती है आपके बीच में आने की और ये सारे काम करने की, ये कुछ पंक्तियां उस धारणा को दिखाती हैं। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सिर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा, बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है, महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, निकले हैं वीर यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने।